एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। होप आप लोगों ने आर्टिकल 122 तक कंप्लीट याद कर लिए होंगे। आज हम बात करेंगे वहीं से ही आर्टिकल 123। पिछली वीडियोस को देखते रहना, याद कर लेना सब। आर्टिकल 123 बात करता है प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस की। राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की पावर है। जब संसद सत्र ना हो, बजट से सॉरी संसद सेशन ना एक्टिव हो, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश क्या होता है? एक अस्थायी कानून होता है, टेम्पोरेरी लॉ। अगर आप बना रहे हो, जैसे कोई कंडीशन हो गई है जिस पर आपको इमीडिएट एक्शन लेना है, तो आप एक, वैसे तो संसद की अप्रूवल के बिना कुछ भी पास नहीं हो सकता, लेकिन राष्ट्रपति कर सकते हैं। उसके लिए अलग से एक प्रोसेस है कि 6 महीने तक ही ये वैलिड होता है। और इसके लाने के बाद जब भी पार्लियामेंट सेशन शुरू होंगे, उसके 42 डेज या 6 वीक्स में इसको संसद में पारित कराना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए अगर मैं बात करूं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो आर्टिकल नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेगा कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की अवधि कितनी होती है। तो 6 महीने तक वो वैलिड होता है और उसके बाद उसको 42 दिन में अप्रूव कराना होता है। ठीक है, तो ये मेन मेन चीजें याद रखने की हैं। इसी के साथ अभी हमने पहले भी देखा था कि पार्ट 5 सेम है पार्ट 6 के, सॉरी पार्ट 6 सेम है पार्ट 5 के। पार्ट 5 सेंटर की बात करेगा और पार्ट 6 स्टेट की। तो आर्टिकल चेंज होते रहेंगे, पावर्स या और किसी चीज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो 123 अगर प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस की पावर है, तो 213 इसी के ही नंबर चेंज कर दो, तो वो आ जाएगी गवर्नर की ऑर्डिनेंस की पावर। ठीक है, वो हम आगे भी करेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको यहाँ पर रिलेट करके दिखा रही हूँ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करते हैं, तो आर्टिकल 124 से शुरू हो जाते हैं इससे रिलेटेड प्रोविजंस। अभी टोटल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे यहाँ पर हैं, वो 33 प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो 33 अदर जजेस होते हैं, सीजेआई एक होते हैं। अभी सीजेआई हमारे नए भी अपॉइंट हुए हैं, उदय ललित जी। क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या होंगी? किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहना चाहिए और 5 साल तक जज। ठीक है, ये एक्सपर्टीज एक सुप्रीम कोर्ट के जज में होनी चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति की नजर में योग्य होना चाहिए। अब इसकी अपॉइंटमेंट का भी अलग से प्रोविजन है, अलग से एक कमेटी बनती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेस बैठते हैं। अब राष्ट्रपति को क्या पता, उनके पास तो बहुत सारे काम है ना, वो वहां जाकर बंदे की एक्सपीरियंसेस थोड़ी ना चेक करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो 5 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं ना, उनकी एक कमेटी बनती है जिसको कलेजियम बोलते हैं। उनकी सलाह पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, टर्म कितनी होती है? 6 years इन नॉर्मल केसेस। अगर 50 की उम्र में ज्वाइन किया है तो 56, 40 की उम्र में ज्वाइन किया 46, ऐसे ही मैक्सिमम 65। अगर 60 की एज में ज्वाइन किया है तो 66 नहीं जाएगा, मैक्सिमम एज बैंड 65 आ गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 124 के सेकंड पार्ट में है। उसके बाद आर्टिकल 125 में इनकी सैलरी 2.5 लाख सैलरी होती है। अदर जजेस की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की 2,80,000। एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। नाम से पता लग रहा है कि एक्टिंग एज, जब सीजेआई नहीं होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे, उनकी एब्सेंस में। अब एक केस तो हमने पीछे राष्ट्रपति जब हमने पढ़ा था कि प्रोविजंस, उसमें भी देखा था कि जब राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। तो उस केस में भी अगर मैं लेके चलूं, जैसे हमारे देश के जो तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी ऑन ड्यूटी वो एक्सपायर हुए, तो उनके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, वो भी जाके प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में खड़े हो गए। तो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है और प्रेसिडेंट भी नहीं है। तो जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे, उन्होंने एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट वहां पर वर्क किया था। ठीक है, तो उस केस में या अदर किसी भी केस में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, चाहे वो बाहर गए हैं और बहुत भी काम हो सकते हैं, तो उस केस में जो अदर जजेस हैं, उनमें से किसी एक जज को एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। उनको उस टाइम पर
वही सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी जाती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो वापस आ जाएंगे अपनी गद्दी पर, तो वो वापस अपनी सीट पे चले जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 127 बात करता है इनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो प्रोविजंस है, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अब आर्टिकल 130 याद करना है कि सीट या ब्रांचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, करंट एट प्रेजेंट ब्रांच है दिल्ली में, बाकी जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी सलाह पर बाकी जगहों पे ब्रांचेस खोली जा सकती हैं। आर्टिकल 131 बात करता है मूल अधिकारिता या सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की। ये होता है कि कोई भी, अब सुप्रीम कोर्ट तक आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, एक लॉ की हायरार्की होती है। आप पहले जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर जाओगे हाई कोर्ट में, सबसे ऊपर होगा सुप्रीम कोर्ट। यहाँ ये 3 लेवल से जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ एक कंडीशंस है जहां पर आप इन दोनों को स्किप करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और वो छोटे मोटे केसेस तो होंगे नहीं जहां पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी ना, हाँ। तो स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई केस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में है, दो स्टेट एक तरफ है बाकी पूरा सेंटर एक तरफ है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। उसके बाद अगर कुछ स्टेट्स, 2-3 स्टेट्स अलग बात करें, 2-3 स्टेट्स अलग बात करें, तो तब आप जा सकते हो। इसके बाद आता है अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, अपीलीय अधिकार। और वैसे ना, हमने यहाँ देखा कि एक हायरार्की होती है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में चले जाओ, हाई कोर्ट से नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ। तो सारे के सारे केसेस हाई कोर्ट से जो भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो भी एक प्रोसीजर होता है कि कौन सा केस आगे जाने लायक है या नहीं है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हाई कोर्ट से आगे आप अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया, कोई जजमेंट दे दिया, तो उसको रिव्यू कर सकते हैं, वो उसमें पुनर्विचार का हक है। अब मैंने आज एक केस लाया सुप्रीम कोर्ट में, जिसको मैंने अपने तरीके से प्रेजेंट किया, और उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो कुछ और था। लेकिन आज से 2 साल के बाद अगर सेम केस को किसी और पर्सन ने और अच्छे तरीके से डिफाइन किया और वो डिसीजन चेंज हो गया, हालांकि ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, वो चेंज हुआ है, तो फिर वो मेरे ऊपर भी लागू होगा और वो साथ वाले पे भी लागू होगा, ठीक है। तो अपने ही डिसीजन को रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, तो हमें पता है कि फाइनल डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का, इससे ऊपर तो कहाँ जाओगे। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश से है, उनसे सलाह मांग सकते हैं, लेकिन मानने को बाध्य नहीं है। ऐसा तो हमारे साथ रोज होता है ना, हमारे फ्रेंड सर्कल में हमसे कोई सलाह लेता है, बताओ एडवाइस करो, हम दे ना दे हमारी मर्जी है। तो सिमिलरली सुप्रीम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी भी मर्जी है वो सलाह दे या ना दे, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो उनसे सलाह मांग सकते हैं और मानने को भी बाध्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 से लेके 151, 3-4 ही आर्टिकल्स हैं इसके अंदर। आर्टिकल 143 पे हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया है। आर्टिकल 145 और 146 ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें रूल्स रिलेटेड टू कोर्ट की जितने भी रूल्स वगैरह लगेंगे उनसे रिलेटेड है। और आर्टिकल 146 बात करता है जो भी ऑफिस या सर्वेंट्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैग डायरेक्ट बात करेंगे, हिंदी में नियंत्रक एंड एवं महालेखा परीक्षक, याद रखना मुश्किल है हिंदी में, आप इंग्लिश में ही याद रखो। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं। 2 वर्ड्स आप हमेशा यहाँ देखोगे, या तो नियुक्ति या निर्वाचन। निर्वाचन हमने देखा किस किस का होता है, राष्ट्रपति का होता है। अब इनकी नियुक्ति होती है, ठीक है। कार्यकाल 6 years और मैक्सिमम 65, अगेन द सेम। त्याग पत्र, शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे इनको। और जो इनका निकालने का प्रोसीजर है कैग का, वो इम्पीचमेंट महाभियोग जैसी एक प्रक्रिया होती है, उससे होता है। हमने इम्पीचमेंट पढ़ लिया बहुत अच्छे से। उसके बाद एक स्टेटमेंट और भी आती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया है, ठीक है। उसके बाद इनकी ड्यूटी क्या है, क्या क्या पावर्स होती है कैग के पास। जितने भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, एनजीओज,
जितने भी हैं कंसोलिडेटेड फंड और कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इन सब की ऑडिट क्या करेंगे। नॉर्मल सी ये 4 चीजें आप याद रख लेना, इसमें सारी चीजें कवर हो गई। पब्लिक सेक्टर यूनिट थी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज। उसके बाद आर्टिकल 150 बात करेगा फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होगा। वो एक टेक्निकल है प्रोग्राम, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ एक चीज और है, अभी के जो कैग हैं वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो अभी हमारे कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट कहाँ कहाँ रखी जाती है। अगर हम सेंटर गवर्नमेंट की बात करें तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन रखेंगे, प्रेसिडेंट भिजवाएंगे। ये जाएगी लोकसभा में, राज्यसभा में। लोकसभा में कौन रखवाएगा, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में सभापति होते हैं। सेम यहाँ आ जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की अगर कैग रिपोर्ट है वो कहाँ गवर्नर रखवाएंगे, विधानमंडल में। विधानमंडल में आगे दो जाके बढ़ जाते, विधानसभा विधान परिषद, उन दोनों के अध्यक्ष ये रिपोर्ट को मैनेज करवाएंगे वहां पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अभी आज ही डाल दूंगी, कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए क्योंकि बहुत लेट हो गया है। तो थैंक यू सो मच।